नमस्कार साथियों, आज हम गैरी फाउंडेशन के ऑफिस में चर्चा के लिए आमंत्रित किया है डॉक्टर धीरज सिंह जी, जो काजरी जोधपुर में एकीकृत कृषि प्रणाली के हेड हैं। और आज इनके लिए जो विषय है वो मरुस्थलीय क्षेत्र में खेजड़ी का महत्व, इस विषय पर चर्चा के लिए हमने डॉक्टर साहब को बुलाया। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यालय में। सबसे पहले डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूँगा, डॉक्टर साहब से दर्शकों को डॉक्टर साहब बताएं कि पश्चिमी राजस्थान में यानी मरुस्थलीय क्षेत्र में खेजड़ी का क्या महत्व है। देखिए, पश्चिमी राजस्थान, जिसमें कि राजस्थान का अधिकांश भूभाग आता है, मरुस्थलीय है। और अगर हम साइंटिफिक डेफिनेशन के हिसाब से चलें तो मरुस्थलीय जो पर्यावरण है, जो वातावरण है, जो जलवायु है, तो उसमें दो चीजें प्रमुख होती हैं। इसमें एक तो वर्षा जल, वो आपके 200 mm से कम होता है, और साल में जो वर्षा के जो इवेंट्स होते हैं वो साधारणतया 2 या 3 से ज्यादा नहीं होते। यहाँ की जो मिट्टी होती है उसमें जो ऑर्गेनिक कार्बन है या उपजाऊ क्षमता, इसको मैं साधारण भाषा में कहूँ, वो काफी कम होती है। और इसकी मिट्टी लूज होती है, यानी कि रेतीली मिट्टी होती है। और यहाँ काफी भीषण गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर काफी ज्यादा रहता है, और आपकी हवाएं 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हैं। तो इस वजह से जो मिट्टी के जो रेत होती है उसके टीले एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकते रहते हैं। और साधारणतः इन्हीं कुछ वजहों से इसको रेगिस्तान कहा जाता है। और इस तरह की जलवायु और इस तरह की सॉइल कंडीशंस में जो पौधे होते हैं बहुत कम पनपते हैं। तो इस जलवायु में ये प्रकृति की अमूल्य देन है खेजड़ी कि इस तरीके के परिवेश में ये पौधा बहुत आसानी से पनपता है, फैलता है, और बिना किसी एडिशनल रिक्वायरमेंट के अपनी लाइफ पूरी कंप्लीट करता है। और इसके अलावा जैसे इसकी गुणों की बात करें तो चाहे पशुओं के लिए करें, चाहे हम मनुष्यों के लिए करें, चाहे इसकी लकड़ी की उपजाऊ क्षमता की बात करें, चाहे भूमि को और उपजाऊ बनाने की बात करें, हर लिहाज से ये पौधा उपयोगी है। जी डॉक्टर साहब, आप काजरी में खेजड़ी पर या अन्य फसलों पर लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, तो इसका आपने अनुसंधान इसके संदर्भ में किया होगा, तो और किस किस तरह का अनुसंधान काजरी में आपके तरफ से हो रहा है? देखिए, अगर बात हम खेजड़ी की करें तो खेजड़ी राजस्थान का एक ऐसा वृक्ष है जिसके बिना हम कल्पना नहीं कर सकते यहाँ के जनजीवन या यहाँ के जानवरों के जीने की। और खेजड़ी बहुत लंबे समय से यहाँ उगता रहा है। हमारे पूर्वज भी इसका सहारा लेते रहे, आज हम लोग भी इसका सहारा ले रहे हैं। परंतु जहाँ तक बात करें अनुसंधान की, मैं ये कहूँगा इस पे अनुसंधान बहुत सीमित मात्रा में हुआ है। अच्छा। अगर बात करें अनुसंधान के मुख्य उद्देश्यों की, तो खेजड़ी में आज भी हमको ऐसी वृक्ष की आवश्यकता है जो छोटा हो, जिसमें कांटे कम हो या बिल्कुल नहीं हो, जिसमें पाला यानी कि जिसकी पत्तियां बहुत घनघोर घनी हो, और पाला हमको पशुओं के लिए काफी मात्रा में मिल सके। और इसकी जो फली है, जिसको कि हम खोखा भी कहते हैं और सांगरी भी कहते हैं, वो हमको गुणवत्ता वाली प्राप्त हो और बहुत अच्छी मात्रा में प्राप्त हो। जहां तक गुणवत्ता वाली ये सांगरी की बात है, तो मुख्य रूप से सांगरी लंबी हो, पतली हो, नरम हो, इसमें रेशे की मात्रा कम हो, और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और मिनरल्स काफी ज्यादा मात्रा में। काफी अनुसंधान आपके काजरी में हो रहे हैं। जैसे कोके के ऊपर भी अलग अलग बिस्किट टाइप बनने की भी प्रक्रिया आपने सुना था, हमने बड़ा पढ़ा भी था कि आप शुरुआत कर रहे हैं जी। और इससे पहले सांगरी के ऊपर भी आपका अनुसंधान इसमें अच्छे तरीके से किया है जी। और कई किसानों को इसमें लाभ मिलता रहा है। समय समय पर किसान लोग आते हैं, गोष्ठी के रूप में भी आते हैं, आपसे चर्चाएं करते हैं, बातचीत आपसे होती है, उसके बाद वो गुणवत्ता अब जो भी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन विशेष रूप से अनुसंधान किस प्रकार से अभी हुआ इसके ऊपर? देखिए, काजरी इस पे 2 तरीके के अनुसंधान कर रहा है। पहला तो जो आपका वृक्ष है जी, उसमें गुणवत्ता का सुधार करना है। ठीक है। तो प्रकृति हमको अपने आप में समेटे हुए इतने आश्चर्य देती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आपने सुना होगा या देखा होगा कि अक्सर किसी गांव में या कई दूर कोई सांगरी का या खेजड़ी का ऐसा पौधा है जिसपे बहुत ज्यादा मात्रा में सांगरी आती है, बहुत स्वादिष्ट होती है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली होती है। तो हम लोगों ने पूरे राजस्थान में सर्वे किया, खास तौर पे आपका जो वेस्टर्न राजस्थान है, जिसमें हमने नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, बाड़मेर, जैसलमेर,
ये सारे जिले इसमें शामिल करें जी। और हम लोगों ने सर्वे के द्वारा ये प्राप्त किया या पता किया कि किन किन गांवों में या किस क्षेत्र में ऐसे पौधे हैं जो आम पौधों से अलग हैं और जिनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। तो हम लोगों ने उन पौधों को चिन्हित किया और पिछले साल से हम लोगों ने एक और प्रयोग किया कि हम लोगों ने देशी जो खेजड़ी होती है उस पर बडिंग की तकनीक के द्वारा ये जो बड़ी वाली लगी हुई है जो, जी बिल्कुल बिल्कुल, उसकी और बडिंग हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है। और दूसरा हम लोगों ने थैलियों में भी इसका करने की शुरुआत करी है और पौधों में जो खेत में लगे हुए होते हैं वहां भी बडिंग की प्रयास किया है। तो ये जो भी अलग अलग जगह हम लोगों को बहुत बेहतर जर्मप्लाज्म मिला। ऐसा हमारे जो फाउंडेशन जो कार्य खेजड़ी पे कर रहा है पिछले 1-2 साल से शुरू किया है, खेजड़ी के पेड़ पौधे भी लगाए। पिछले साल भी हमने खूब सारे 2024 में बांटे, इस बार भी बांटेंगे। एक ये सवाल हमेशा हम पूछते रहते हैं, इसका मैं भी थोड़ा ज्ञान कम था, आगे से हम बताएंगे लोगों को और किसानों को। ये जो बड़ी खेजड़ी है, जैसे मान लो अपने देशी खेजड़ी गाँव में जो बड़ी खेजड़ी है, यानी 3, 4, 5 साल की खेजड़ी देशी है, उसको बडिंग हो जाएगी? देखिए बडिंग के लिए पौधे की आयु कोई सीमा नहीं। अच्छा। आप 1 वर्ष से लेकर 50-100 वर्ष तक के पौधे पे बडिंग कर सकते हैं। इसमें जो मूल रूप से आवश्यकता ये है कि अगर हमको बड़ी आयु वाले पौधे पे बडिंग करनी है तो हमको उसको पूर्ण रूप से काटना पड़ेगा। काटने के पश्चात क्या है कि जो नई शाखाएं आएगी, तो छांगना पड़ेगा। तो जो नई शाखा आएगी हमको जरूरत ये है कि पेंसिल की साइज की वो शाखा है ताकि उस पर बडिंग आसानी से हो सके। और चूंकि जो नई शाखा आती है तो उसमें जो पानी की मात्रा होती है या नरमास की मात्रा होती है वो काफी ज्यादा होती है, तो उसकी खाल तुरंत उतर जाती है। उस लंबी उम्र की जो खेजड़ी के साथ जो मान लो उसका कद लंबा होगा जी, ऊपर जो नई शाखा है उनके ऊपर कांटे नहीं होंगे, दोबारा फिर वापस हो जाएगी ग्राफ्टिंग होने के बाद। ग्राफ्टिंग होने के बाद जिस पौधे की आपने बट लगाई है जी, जो नया पौधा उगेगा उस पे 100% जो जिस पौधे से आपने बड ली है उसी के कैरेक्टर होंगे, उसी कैरेक्टर बिल्कुल। और दूसरी एक अच्छी चीज ये है कि साधारण रूप में भी अगर आप खेजड़ी में बडिंग करते हैं तो जो बड से जो पौधा निकलता है उसमें कांटे की मात्रा काफी कम रह जाती है। अच्छा ठीक है, उसमें रह जाएगी। डॉक्टर साहब, खेजड़ी राजस्थान में क्यों इसका महत्व है? राजस्थान में, दूसरी जगह हम कई राज्यों में जाते हैं, राजस्थान में भी जैसे मान लो जयपुर हो गया, गंगानगर हो गया, गंगानगर चलो फिर भी मिल जाएगी, आप उस एरिया में जाओ, भरतपुर सारे एरिया में जाओ, इस एरिया उदयपुर की उस साइड आगे जाओ, वहाँ खेजड़ी नहीं मिलेगी। पश्चिमी राजस्थान में, विशेष राजस्थान में खेजड़ी का महत्व क्या है? देखिए मैंने आपको पहली चीज बताई कि ये यहाँ का मूल पौधा है। अच्छा। ये पौधा शुष्क और अर्धशुष्क वातावरण में बहुत अच्छे से पनपता है। अच्छा। अगर वातावरण में नमी ज्यादा होगी या जमीन में उपजाऊ क्षमता ज्यादा होगी तो ये पौधा उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देता। तो ये पौधा मूल रूप से यहीं का पौधा है। इसको रेतीली जमीन चाहिए, इसको तापक्रम बहुत अधिक चाहिए। अच्छा। और इसकी जो क्षमता है कठोर वातावरण को सहन करने की, तो इन्हीं कुछ ही गुणों की वजह से ये मूल रूप से जहाँ टेम्परेचर एक्सट्रीम है, जहाँ आपका रेतीला एनवायरनमेंट है, या मूल रूप से कहें कि पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी रेगिस्तानी इलाका, उसमें ये बहुत अच्छे से पनपता है। ज्यादा चलेगा, बिल्कुल ज्यादा चलेगा। और मैं तो इतना भी कहूंगा कि जैसे जो इलाके जिसमें पानी आ गया है नहर के माध्यम से या अन्य किसी और माध्यम से, जैसे कि आपके गंगानगर हो गया, आपके हनुमानगढ़ हो गया, या आपके चूरू के अन्य क्षेत्र हो गए, तो जहां जहां नहर का पानी आया वहां जमीन में जल की मात्रा बढ़ी। तो ऐसी परिस्थिति में ये पौधा अपने आप को समेटता गया, क्योंकि इसकी जड़ों में पानी ज्यादा, इसको अत्यधिक पानी होने की वजह से फंगल अटैक हुआ और पौधे सूखते चले। पानी वजह से सूखते हैं। बिल्कुल। इसको अपना विशिष्ट एनवायरनमेंट चाहिए। अच्छा। जो कि पश्चिमी राजस्थान में इसको बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, सिरोही, जो ये है जी। इसमें बडिंग में तकनीक क्या, स्पेशली तकनीक क्या होनी चाहिए, क्या है आप? देखिए मूल रूप से बडिंग कई तरह की होती है। अगर बडिंग का मैं आपको साधारण भाषा में समझाऊं, बड का मतलब होता है आंख जी। तो पौधे के ऊपर जहां भी इसकी नई शाखा आती है वहां एक पॉइंट पर्टिकुलर बहुत छोटा सा पॉइंट निकलता है और उसके बाद वो शाखा में परिवर्तित होता है। अच्छा। उसको हम कहते हैं बड। तो जब पौधा बिल्कुल आपके सक्रिय अवस्था में हो बड़वार की जी, उस समय ये बहुत सारी आंखें निकालता है। अच्छा। तो हम जो भी डाल काटेंगे तो एक डाल पे आपको 40 से लेकर 50 आंखें तक मिल जाएंगी, बर्ड्स मिल जाएंगी, जिसको हम तकनीकी भाषा में कहें। तो बड़ी मतलब आप सावधानी पूर्वक उस बर्ड को अगर आप निकाल लें 2 से 3 सेंटीमीटर लंबी,
और आप जो मूल पौधा है जिस पे आपको बडिंग करनी है उसमें टी शेप या आई आकार का कट लगा के छाल उतार लें। अच्छा। और इस बड को उस पर्टिकुलर क्षेत्र में डालकर वापस उसको सील अप कर दें। अगर एक बार सिखा दिया तो किसान भी कर सकता है। देखिए ये कोई बहुत परमाणु साइंस या रॉकेट साइंस नहीं है, और एक दो बार अगर किसान को इसको समझा दिया जाए, इसका डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा दिया जाए, तो मेरे ख्याल से किसान बहुत आसानी से इसको तकनीक को अपना सकता है और अपने खेतों पे पुरानी खेजड़ी को नए परिवर्तित पौधों में तैयार कर सकता है। डॉक्टर साहब, खेजड़ी का उपयोग और संरक्षण क्या है इसमें? देखिए, खेजड़ी का उपयोग तो अथाह है। सबसे पहला तो ये क्या है कि अगर हम बॉटनिकल भाषा में कहें तो ये लेग्यूमिनस पौधा है। यानी लेग्यूमिनस पौधा मतलब कि इसके अंदर, इसकी जड़ों में रूट नोड्यूल्स होता है और इसकी जड़ें वातावरण से गैसों को अवशोषित करके जमीन में नाइट्रोजन की बढ़वार करती जी। तो आपको यूरिया, डीएपी या कुछ नहीं डालना। जिस जमीन में खेजड़ी लगा हुआ है वो जमीन के माध्यम से, जड़ों के माध्यम से वहां का ऑर्गेनिक कार्बन और नाइट्रोजन लेवल बढ़ाता है जी। दूसरी बात, इसकी जो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं उसमें बहुत अच्छी मात्रा में टैनिन्स और एंटीऑक्सीडेंट तथा मिनरल्स होते हैं। तो ये इस पौधे का नेचुरल स्वभाव है कि ये सर्दियों में पत्तियां गिराकर एकदम नंगा हो जाता है। तो उस समय जितना भी बायोमास ये जमीन पे गिराता है वो जमीन में मिलकर उस जमीन को खाद का काम करता है, उस जमीन को उपजाऊ बनाता है। तीसरा, रेगिस्तानी इलाके में इसकी जड़ें मिट्टी को बांध के रखती हैं। अच्छा। तो आपका भूमि जो क्षरण होता है, जिसको कि हम सॉइल इरोजन कहते हैं या वाटर इरोजन कहते हैं या एयर इरोजन कहते हैं, वो बिल्कुल बंद हो जाता है। बात मैं और अन्य यूज की करूं तो सांगरी अगर आप देखें, इसका बहुमूल्य उत्पाद है। 600 से लेकर आपको 2000 रुपए किलोग्राम तक इसकी अलग अलग श्रेणी की सांगरी मिलती है। इसका जो पाला होता है, क्योंकि रेगिस्तान में हमेशा चारे की कमी रहती है, तो रेगिस्तान के इलाके के निवासी या बाशिंदे इसके पाले को इकट्ठा करके पूरे वर्ष इसका उपयोग करते हैं, छोटे और बड़े और मझले पशुओं को खिलाने में और चराने जी। और जहां तक बात करें, पौधा अगर किसी कारणवश खत्म भी हो जाता है तो इसकी जो लकड़ी है वो भी बड़ी मजबूत होती है और इससे फर्नीचर भी बनता है, आपके खेतों में काम करने वाले अन्य औजार भी बनते हैं और बचे हुए भाग इसकी जलाऊ लकड़ी के रूप में भी उपयोग में आते हैं। क्योंकि इसकी शाखाएं कांटे वाली होती हैं तो कई किसान भाई इसको अपनी बाड़ के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। गाँव में, जैसे हम तो खुद गाँव के रहने वाले जी, बहुत उपयोगी इसका। तो इसका तो हर भाग उपयोगी है जी। डॉक्टर साहब, खेजड़ी एक विशेष तौर से पिछले 5-7 साल से, जब से ये सोलर पैनल्स लगे हैं जी, और जैसे अपने फलोदी में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, इस एरिया में, तो यहाँ आंकड़ा बताता है कि कम से कम 25 लाख खेजड़ी सहित अन्य वृक्ष जी, जबकि खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है। वृक्षों में राज्य वृक्ष राजस्थान का खेजड़ी है जी। फिर भी इस तरह से भारी नुकसान ये सोलर पैनल वाले कंपनियां जो करती है, खेजड़ी को भी करती, दूसरे अन्य पौधों को भी, पेड़ों को भी काटा गया। 25 लाख बहुत बड़ा आंकड़ा है जी। इसके बारे में आपका क्या नजरिया, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, ये चीजें दोनों समांतर चीजें हैं जी। अगर आपका डेवलपमेंट होगा, अगर आपके बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में सोलर प्लांट लगेगा, तो उनको ऐसा वातावरण चाहिए जिसमें पेड़ नाम मात्र का भी नहीं हो, क्योंकि वो मूल रूप से अगर वो पेड़ होगा तो उनकी छाया से उनका सोलर पैनल नहीं लग सकता। तो इस वजह से खेजड़ी का काफी बड़ी संख्या में काटा गया है या इसका चरण हुआ है। पर मैं ये कहूँगा कि इसका समाधान ये है कि देखिए, ये वृक्ष हमारा राजकीय वृक्ष है और मरुस्थल के लिए ये यहाँ की जीवनदायिनी चीज है। तो हमको इसका संरक्षण हर हाल में करना होगा। अगर इसी तरह ये पेड़ कटते रहे तो आज नहीं तो कल तापक्रम बढ़ जाएगा, ये पौधा खत्म हो जाएगा। बढ़ रहा है आज के दिन। तो जहां तक बात आती है संरक्षण की, तो आपके गोचर हुए, आपके ओरण हुए, किसान खेत की मेड़ पर, सड़कों के चारों तरफ या जो भी स्थान मिलता है, सरकार को, निवासियों को, एनजीओ को, राजकीय उपक्रमों को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि बड़े स्तर पे, बड़े पैमाने पे इसका वृक्षारोपण हो और इसकी संख्या बढ़ाई। डॉक्टर साहब, विकास तो आवश्यक है, मानते हैं कि सोलर का विकास आवश्यक है, लेकिन विकास के नाम पर पर्यावरण को नुकसान तो नहीं दे सकते। लेकिन उसके बाद भी अगर ये चाहें जी, सरकार अपनी पॉलिसी बनाए कि भाई आप अगर वहां जिस एरिया से आप काटते हो तो दूसरे एरिया में इतने पेड़ वापस लगाओ। वो पॉलिसी शायद कागजों में बनी भी होगी इनकी,
लेकिन कोई इसके ऊपर अमलीजामा नहीं पहना था, ना कोई इसमें कार्रवाई होती है। देखिए, वास्तव में अगर हम तकनीकी पक्ष के अनुसार चले तो जिस जमीन से खेजड़ी हटाई जाती है तो आंकड़ा ये कहता है कि 5 गुना पौधे आप दूसरी जगह लगाएं। और एक अन्य चीज, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है कि जहां भी सोलर प्लांट लगता है तो ये तकनीकी रूप से भी सिफारिश है कि उसके चारों तरफ एक बड़ी बेल्ट में पौधे लगाए जाएं। उनका उद्देश्य ये होता है कि आपकी आंधी भी रुकेगी और आपका तापक्रम बना रहेगा। परंतु जो भी ये सोलर प्लांट्स लगाने वाले होते हैं, चाहे नासमझी या लालच की वजह से, उस चीज को पालन नहीं करते। तो सरकार द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, जो मापदंड है, अगर उसका गंभीरता से पालन किया जाए तो मेरे ख्याल से ये स्थिति ऐसी नहीं होगी और काफी सुधार आएगा। इसका होना चाहिए। तकनीकी लोगों से भी काफी, जो इसके ऊपर रिसर्च कर चुके हैं, उनसे भी काफी चर्चा हमारी हुई है जी। पिछली बार हमारे पॉडकास्ट में एक डॉक्टर छंगानी जी भी आए थे जी। सरकार चाहे, वो बताते हैं कि सरकार चाहे तो इन सोलर प्लांट को या सोलर पैनल को जी, नहर की जो नहर है अपनी इंदिरा गांधी नहर जी, कितने हजारों किलोमीटर है, उसके दोनों तरफ इसकी पानी की आवश्यकता, और नहर के ऊपर एक पैनल लग जाएंगे तो बताते हैं कि उसका पानी की वाष्पीकरण होगा वो भी बहुत कम हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा ना। तो सरकार इस पे क्यों नहीं सोचती, पता ही नहीं। अब हमेशा सरकार को या तो नॉलेज नहीं है या उनके पास ऐसे कोई है नहीं जो तकनीकी लोग बताने वाले। इस बारे में कम से कम उनको सोचना चाहिए कि हाँ, सोलर आवश्यक जरूरी है, उसकी आवश्यकता है। आवश्यकता मतलब ये तो नहीं है कि अपन उसको पर्यावरण को खत्म कर दें। इसको आप एक खेजड़ी को आपने राज्य वृक्ष का दर्जा भी दे रखा है, उसको आप खत्म करने पे तो करो भी सरकार के माध्यम से ये सोलर कंपनियां। नहीं, वास्तव में सरकार का अगर आप उद्देश्य देखें तो इसके जो मापदंड है उसमें पहला मापदंड यही आता है कि ऐसी जमीन जो बंजर हो, जहां पत्थर या आपके नीचे जमीन में खेती या अन्य पौधे लगाने संभव नहीं हो, उसका उपयोग किया जाए। बेकार पड़ी भूमि का उपयोग किया जाए। नहरों के किनारे या नहरों के ऊपर जो कि एरिया खाली है, और आपने बहुत अच्छा फरमाया कि उससे वाष्पीकरण भी रुकेगा और आपके दोहरी बचत होगी। तो इस तरह के जो अगर कदम उठाए जाए तो वास्तव में इस पौधे का संरक्षण भी होगा और आपका जो आर्थिक नुकसान हो रहा है वो भी बचेगा। मरुस्थलीय क्षेत्र में खेजड़ी का महत्व पर आज हमारे साथ में डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर धीरज सिंह जी। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय पर आपने चर्चा की। इसके अलावा कई विषयों पर भी और चर्चा करके आप सभी को, किसानों को, सभी लोगों को इस बारे में डॉक्टर साहब नॉलेज दिया। धन्यवाद डॉक्टर साहब।